नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। देरी से आलू की बुवाई करते समय आप किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें? पशुपालक अपने पशुओं को थनैला रोग से कैसे बचाएं? प्रदेश में अभी तक जिन किसानों ने किसी कारणवश आलू की बुवाई नहीं की है, वे किसान बिना देरी किए आलू की बुवाई कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आलू की पैदावार पर किसी प्रकार की कमी ना हो। तो देरी से आलू की बुवाई करते समय आप किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रेम एस। जो किसान खाने वाला आलू पैदा करना चाहते हैं उनको सलाह दी जाती है कि सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी और जो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है उसकी जांच करवाएं, ताकि मिट्टी में कोई हमारे कितने पोषक तत्व या उसमें अंदर कोई भी कमियां हैं तो उसका पता चले और उसको हम बिजाई से पहले उसको ठीक किया जा सके। इसी प्रकार पानी का भी हमें पता चले कि पानी हमारा सिंचाई के लिए योग्य है आलू की फसल के लिए या नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम जो है किसान को अपने खेत की मिट्टी और वहाँ के जो सिंचाई के लिए पानी है उसका टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। उसके बाद बुवाई करने से पहले खेत को अच्छी तरह जुताइयाँ करके जमीन सोइल को जो अच्छी तरह भुरभुरा तैयार कर लिया जाता है, ताकि हमारे बीज की बिजाई अच्छी तरह से हो सके। आलू की फसल में जहां तक खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात है, तो फसल में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। लेकिन हमारे जो किसान भाई किन्हीं कारणवश मृदा परीक्षण नहीं करवा पाते हैं, तो वो प्रति हेक्टेयर 20 टन सड़ी गोबर की खाद, 220 किलोग्राम यूरिया, 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 15 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की आधी मात्रा, म्यूरेट ऑफ पोटाश और जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा का प्रयोग बुआई के समय करें तथा यूरिया की शेष आधी मात्रा का प्रयोग खड़ी फसल में 2 बार में कर दें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। अगर राजस्थान की बात करें, कुफरी बादशाह है, कुफरी सतलुज है, कुफरी बहार है, सदाबहार है, कुफरी ख्याति है, पुष्कर है, ये सारी मुख्यतः किस्में जो हैं आलू की वो उगाई जाती हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है बीज दर की। तो आलू की खेती के लिए 35 से 40 ग्राम वजन वाले कंदों की 30 कुंतल प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, कंदों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदना चाहिए। किसान भाई, जब स्टार्टिंग में जब आप आलू उत्पादन के लिए आलू को कोल्ड स्टोर जो भंडारण किया हुआ बीज है उसको आप बाहर निकालते हैं, छाया में आप रखते हैं और वहाँ पे आप इसको बोरिक एसिड से इसका उपचार किया जाता है। 30 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के और इसका स्प्रे किया जाता है। आलू को एक परत में बिछा के नीचे ज़मीन पर और इसके ऊपर उपचार किया जाता है और उसको इस तरह से स्प्रे किया जाता है कि वो पूरे रूप से आलू को टच कर जाए स्प्रे। तो इसके लिए किसान सेमी ऑटोमेटेड जो प्लांटर है उसका यूज़ भी करते हैं और अभी जो एक प्लांटर है जो कि काफ़ी अच्छा है और उसके द्वारा भी इसके बिजाई की जाती है। तो 12 क्विंटल प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ती है इसको सही तरीके से बिजाई करने के लिए। और अगर हम ऑटोमेटेड या सेमी ऑटोमेटेड की बात करें तो वहाँ बीज की मात्रा थोड़ा बढ़ जाती है, लगभग 30% जो है बीज की मात्रा जो है बढ़ जाती है, तभी हम अच्छी प्रकार से इसकी बुआई कर पाते हैं। सर्वप्रथम इसकी बुआई अच्छी तरह से करने के बाद हम इसकी 2-3 दिन के अंदर ही इसकी पहली सिंचाई की जाती है
और ताकि इसका जो अंकुरण है वो आगे पर्याप्त रूप से हो सके। तो सिंचाई जब करते हैं तो सिंचाई करने के हम 3-4 दिन के अंदर ही हम इसके ऊपर वीडीसाइड का स्प्रे करते हैं। तो जो वीडीसाइड है उसका स्प्रे बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम उसका स्प्रे नहीं करेंगे तो फिर हमें उसका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमें जो हमारा 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से मेट्रीब्यूजिन जो एक वीडीसाइड है उसका हम इसका स्प्रे करते हैं और इसके बाद जाके हमारा खरपतवार नियंत्रण रहता है और हमारी फसल जो है अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते। प्रदेश में डेयरी व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है और अधिक दूध उत्पादन के लिए किसान ज्यादा दूध देने वाली नस्लों का पालन कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर इन पशुओं का सही प्रबंधन नहीं करने पर थनैला रोग होने की संभावना बढ़ जाती है और इस रोग के कारण पशुओं का उत्पादन घट जाता है। ऐसे में पशुपालक अपने पशुओं को इस रोग से कैसे बचाएं? आइए जानते हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर R.D. दुबे से। पशुओं में मास्टाइटिस या थनैला रोग हम जिसे बोलते हैं, यह बीमारी उन पशुओं में इस बीमारी की संभावना ज़्यादा रहती है जो हमारे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन वाले पशु हैं, जैसे कि भैंसें हैं या संकर नस्ल की HF जर्सी गायें हैं। जितना दुग्ध उत्पादन वाला पशु होगा उतनी ही इस बीमारी की संभावना भी ज़्यादा होगी। थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। भारत में दुग्ध उत्पादकों को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस बीमारी के कारण होता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि नाम से ही विदित है, यदि पशु के थन ही खराब हो जाएंगे तो ऐसे पशु से क्या उत्पादन मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। बीमारी जीवाणु जनित है। 2-3 प्रकार के जीवाणु इस बीमारी को करने में सहायक होते हैं और लक्षणों की यदि हम बात करें तो देखते हैं हम कि अचानक अडर में सूजन आ जाना, बुखार आ जाना, पशु का खाना पीना बंद कर देना, 12 लीटर टाइम में दूध देने वाला पशु अचानक से 1-2 लीटर दूध देने लगता है। और कई बार जो दूध की क्वालिटी है उसमें भी फर्क आ जाता है कि जैसे फटा दूध आएगा या दूध पतला आने लगेगा या कई बार पानी जैसा दूध आएगा, कई बार मटमैला दूध आएगा, कई बार मवाद जैसा दूध आएगा। तो ये सब लक्षण थनैला रोग के ही हैं। अयन का आकार बदल जाता है, दूध का फटा हुआ या दही के समान चिथड़े आने लगते हैं और ऐसे दूध को किसी काम में नहीं लिया जा सकता है। यदि थनैला रोग का समय रहते बचाव कर लिया जाए तो इससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। सावधानी की बात जहाँ तक है, रोगग्रस्त पशु को दूध लगाते समय कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहले तो 4 थन से यदि दूध आ रहा है, हो सकता है 1 थन प्रभावित हो सकता है 2 थन प्रभावित हो या कई कंडीशन में हो सकता है 4 थन प्रभावित हो। तो हमें करना यह है कि जो अच्छे थन हैं उनका दूध पहले निकाल लेना है। उसके बाद हमें जो खराब दूध आ रहा है जिन थनों से, उसे अलग बर्तन में निकालना है और उसे अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना है। पशुपालक आमतौर पे करते क्या हैं कि अच्छे पशु का दूध निकाल लिए और ख़राब दूध को वहीं फर्श में फेंक देते हैं, जिसमें हमारे वो जानवर बैठता है जो रोगग्रस्त है या हो सकता है दूसरे जानवर भी बैठते हैं और उनमें भी ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। और साफ़ सफाई का गौशाला में जितनी अच्छी साफ़ सफाई रखेंगे इस रोग की संभावना उतनी ही कम आप स्वयं कर सकते हैं। यदि आपके फॉर्म में, डेयरी फॉर्म में बहुत ज़्यादा बीमारी इससे हो रही है तो हमेशा मिल्किंग के बाद जो औषधियाँ आती हैं कुछ थन क्लीन करने के लिए, उनका उपयोग करें, उनका छिड़काव भी गौशाला में करें, क्योंकि ये इस बीमारी का इलाज भी बहुत महंगा है। मिल्किंग यदि एक ही आपका ग्वाला है जो 10 पशुओं को लगा रहा है
तो कोशिश ये करें कि भैया पहले अच्छे पशुओं का दूध निकाल ले, फिर बीमार पशु के पास आए, और बीमार पशु को लगाते समय भी ये ध्यान रखें कि पहले अच्छे थनों का दूध निकाल ले अलग बर्तन में, फिर खराब दूध को डिस्पोज ऑफ करे अलग बर्तन में लेकर। दूध व्यवसायी पशुपालकों के लिए थनैला एक चुनौती से कम नहीं है। थनैला रोग से पशुपालकों को बहुत हानि होती है। इसको समय पर पहचान कर पशु चिकित्सक की मदद से तुरंत इलाज करवाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि रोग आपके पशु को हो गया है तो तत्काल उसका जितनी जल्दी हो सके उपचार करना है। जो और कुछ देसी इलाज के बारे में, या जो आप प्राथमिक उपचार जिसे कह लें हम करें, तो कुछ क्रीम आती हैं आजकल बाजार में। विस्प्रेक क्रीम है, या मेस्टिलेप क्रीम है, या विस्प्रेक स्प्रे भी आता है, अडर स्प्रे आता है, उसका हम लेपन कर दें अडर में जल्दी से। जब तक पशु चिकित्सक आ रहे हैं उसे इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे, तब तक हम इतना प्राथमिक बर्फ से सेकाई भी कर सकते हैं, उससे सूजन में फ़र्क पड़ेगा, जो इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है वो कम होगी। तो ये कुछ उपाय हम पशु चिकित्सक के आने के पहले कर लें, और जैसे ही पशु चिकित्सक आएँ तो 3 से 5 दिन इस बीमारी का इलाज होता है, उसका पूर्ण इलाज कराएं। कई बार क्या होता है, एक दिन के इलाज में पशु ठीक हो गया ऐसा लगता है, पर एक्चुअली पशु वो ठीक होता नहीं है। ये बीमारी छिप जाती है, और दूध की यदि अपन टेस्ट करें तो पकड़ में आ जाएगा, पर वैसे समझ में नहीं आता है, जिसे हम सब क्लिनिकल फॉर्म भी बोलते हैं कि मास्टाइटिस है आपके पशु को, पर समझ में नहीं आ रहा है कि मास्टाइटिस है, और जब वो अपना बड़ा रूप ले लेगी तब। इसलिए उपचार भी पशु चिकित्सक की सलाह पे पूरा संपूर्ण इलाज कराना चाहिए, तो आपका पशु जल्दी ठीक हो जाएगा और आप आर्थिक नुकसान और से बच जाए। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, सिंघाड़े की खेती अपने राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य रूप से की जाती है, और जिन किसान भाइयों ने सिंघाड़े की फसल लगा रखी है, वे किसान इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कौन कौन से कार्य को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ गुरुप्रीत सिंह गांधी। अभी वर्तमान स्थिति में सिंघाड़े, जिस भी खेत में आप सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं, उस तालाब में अन्य जो खरपतवार हैं, जो जली खरपतवार हैं, जैसे जलकुंभी हो गई, या ऐसे अजोला हो गई, या ऐसे कई फर्न या शैवाल जो भी अगर आपके खेतों में हैं या तालाब में हैं, तो आप सब लोगों को सब खरपतवारों को निकाल कर खेत से दूर कर दें। ये फसल थोड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर आप 19-19-19 NPK का आता है प्रोडक्ट, तो वो आप 1 से 1.5 किलो की मात्रा जो है प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव करें। और जहाँ पर किसान भाइयों, अगर आपकी फसल पुष्पन की अवस्था में है, तो वहाँ आप 05234 भी 1 से 1.5 किलो 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर आप पूरे खेत में अच्छे तरीके से उसका छिड़काव कर दें। फल बनने अगर शुरू हो गए हैं, तो वहाँ पर आप 0050, जिसमें सिर्फ पोटास की मात्रा रहती है, आप उसका भी 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ की दर से आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। सिंघाड़े की फसल में अगर फसल सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है, अगर वर्तमान समय की हम बात करें तो इस समय जो है सिंघाड़े में सिंघाड़ा भृंग, जो सिंघाड़ा बीटल भी उस कीट को बोलते हैं, जो कि एक उड़ने वाला कीट है छोटा सा, और वो भूरे से पीले रंग के दिखाई देते हैं। तो ये क्या करता है कि पत्तियों का रस चूसता है और काट लेता है और अंडे अपने देता है, तो वो मैगट भी जो है जब बाहर आते हैं तो ये भी फिर फल और पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं।
तो इसकी रोकथाम के लिए अगर प्रारंभिक अवस्था में अगर आपको रोकथाम करना है तो आप नीम तेल 5 ml प्रति लीटर की दर से आप इसका घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन अगर आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर अगर कीट पहुंच चुके हैं तो आप क्लोरोपेरिफास जो है एक कीटनाशी 2 ml प्रति लीटर की दर से आप उसका घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं इससे रोकथाम के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे कीट की। जो दूसरा प्रमुख कीट है वो है लाल सुंडी। सिंघाड़े की फसल में लाल खजूरा कीट का प्रकोप भी अधिक होता है। ये कीट पौधों में छेद कर अंदर ही अंदर फसल को खा जाता है, जिससे पौधों का बढ़वार रुक जाती है और पौधे गलना शुरू हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं सिंघाड़ा की फसल में लगने वाले जो प्रमुख रोग है वो है दाहिया या छाछिया रोग, जिसमें क्या होता है कि पूरे तालाब में जो है दही जैसा एक आपको जमा हुआ दिखाई देता है पत्तियों के ऊपर। उसके प्रभाव से जो है पत्तियां गल जाती है, भोजन नहीं बना सकती है तो वो गल जाती है और जिससे पौधा जो है नष्ट हो जाता है। इससे भी जो है उत्पादन में भारी कमी देखने को मिलती है। तो आप जो है कोई भी अच्छा सिस्टमिक फंगीसाइड जैसा कि कार्बेंडाजिम हो गया, मेनकोजेब हो गया या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, आप कोई भी दवाई जो है 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप इसका घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। और ये जो है आपको निरंतर 8 से 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार दोहराना है। सिंघाड़ा फसल में कुल 7 से 8 तुड़ाई की जाती है। तुड़ाई पूर्ण रूप से विकसित पके फलों की ही करना चाहिए। कच्चे फलों की तुड़ाई करने पर गोटी छोटी बनती है एवं उपज भी कम प्राप्त होती है। बाजार में मध्यम आकार वाले कम से कम 30 से 50 ग्राम वजन के फलों की मांग होती है, इसलिए फलों की तुड़ाई बाजार मांग को देखते हुए करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ब्यावर जिला अजमेर के जितेंद्र सिंह ने। आपने अधिक फूलों की प्राप्ति के लिए गुलाब की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ये गुलाब का खेती के लिए गुलाब ऐसे एक फूल है जो साल भर हो सकते, लेकिन इसका अच्छा क्वालिटी फ्लावर जो होते वो शीतकाल में अच्छा होते। तो इसके लिए इसका प्रूनिंग बोलते हैं। ये प्रूनिंग क्या है, देखिए जो प्रूनिंग करना चाहिए कम से कम 45 डेज बिफोर द जो एक्चुअल डेट आपका चाहिए वो फ्लावर, ठीक है, उसका कम से कम 45 दिन से 60 दिन पहले उसका करना चाहिए। क्योंकि ये गुलाब आप लोग देखेंगे तो इसका नया जो शूट निकल के आते उसमें इसका बार्ड आते और वो बार्ड से फ्लावर आते। गुलाब एक सदाबहार पौधा है। यदि काट छांट नहीं किया जाए तो वर्ष भर फूल देता रहेगा, लेकिन फूलों की गुणवत्ता काफी खराब हो जाएगी। इसलिए वर्ष में एक बार पौधे को आराम देने की जरूरत होती है। इसलिए पौधों की कटाई छटाई करना बेहद जरूरी है। तो कैसे करें इस कार्य को, आइए जानते हैं। जो आपका डाली है उसका 12 से 25 इंच रख के बाकी को पूरा काट देना पड़ते। एवर काटने का भी एक तो तरीका है, ये आपका ऐसा काटना है जो कम से कम 45 डिग्री एंगल रहेगा। जो काटने के लिए आप जो चीज जो सिकेटियर इस्तेमाल करेंगे उसका आप सैनिटाइज करने जरूरत है। 7-8 ड्रॉप डाल के उसका सैनिटाइज कर सकते। करके हम जो तरीका में बताया वैसा ही काटना पड़ेगा। 45 डिग्री एंगल में काटने के बाद जो काट हो गया, काट एंड में आपका कोई
फंजीसाइड देना आवश्यक है। गुलाब के पौधों का विकास ठीक ढंग से हो तथा शाखाओं पर अधिक मात्रा में अच्छे फूल आए, इसके लिए इस समय पौधों में कुछ पोषक तत्वों को देना पड़ता है। तो कौन कौन से उर्वरकों को कब और कितनी मात्रा में देना है, आइए जानते हैं। आप अगर होम स्केल में करते तो इसके लिए मैं बोलेंगे आप वर्मी कंपोस्ट, उसका साथ नीम केक, आपका उसका साथ अगर ये बायो फर्टिलाइजर जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी आप उसका मिला के आप वो दे सकते। और अगर फील्ड में करते तो आप इसके लिए यूरिया 20 से 30 ग्राम, आपका एसएसपी 30 से 40 ग्राम और एमओपी 20 से 30 ग्राम पर प्लांट। इसके साथ अगर इफ पॉसिबल आपका कोई भी ऑयल केक बेटर होगा, नीम ऑयल केक, उसका डस्ट अगर आधा किलो से 1 किलो पर पौधा में ज़रूरत होगा। और ये जो हम क्वांटिटी बताया ये अगर साल में 3 बार 3 स्प्लिट डोज में देना पड़ेगा। एक जो इमीडिएट आफ्टर प्रूनिंग इसमें अगर देना जरूरत है दे के, अगर आपका मिट्टी में थोड़ा मॉइस्चर जरूरत होगा, नहीं है तो जो फर्टिलाइजर दिया इसका एफिकेसी ठीक ठाक नहीं होगा, इसके लिए आपका उसका थोड़ा पानी भी देना जरूरत है। किसान भाइयों, गुलाब पौधों में पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप होता है, जिससे पत्तियों पर सफेद कवक जाल फैल जाता है और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। इसके नियंत्रण के लिए सल्फेक्स 3 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जहां तक बात कीटों की है, गुलाब में इस समय सबसे ज्यादा लाल मकड़ी का प्रकोप होता है, जो कि पौधों का रस चूसकर हानि पहुंचाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए ओमाइट दवा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। आप कोई भी नीम बेस्ड कोई कीड़ा के लिए कोई नीम बेस्ड फॉर्मुलेशन आप प्रयोग करेंगे तो आपका बहुत अच्छे तरीका का गुलाब फ्लावर आप उत्पादन कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।